A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present cash flows chapter is going on in accountancy class 12th, and today we will discuss the very important topic, the format of cash flow statement. Yes, my dear student, this is a very important topic because according to the format we will do the question, not according to the question we will do the solution. हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं करेंगे. अगर हमें फॉर्मेट आता है तो हम अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एट द टॉप लिखना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि देयर आर द थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटी. नंबर वन इज द ऑपरेटिंग, नंबर सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड नंबर थर्ड इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला वर्ड लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर द वर्किंग नोट, जो भी वर्किंग नोट में होंगे. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहला वर्ड हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है. माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड्स. डायरेक्ट मेथड इज नॉट योर सिलेबस, इनडायरेक्ट मेथड ही आपके सिलेबस में है. लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करना चाहें तो हमारा कैश जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पी&ल अकाउंट होता है. 11वीं क्लास में हमने किया होगा. उसमें ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में पहला वर्ड आता है ओपनिंग स्टॉक. सीधा चले तो डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट चलते हैं ओपनिंग स्टॉक से फ्लो होता नहीं कैश का. तो बाय साइड में पहला वर्ड आता है बाय सेल्स. तो सेल्स से अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो कि सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, तो अगर सेल्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट मेथड है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया और पी&ल अकाउंट बना दिया तो इन द पी&ल अकाउंट एट द बॉटम डेफिनेटली नेट प्रॉफिट विल कम. अगर आप क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड. तो इसकी पहचान होती है कि इनडायरेक्ट मेथड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एट द बॉटम वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एंड एट द बॉटम नेट प्रॉफिट इज कमिंग. बट नेट प्रॉफिट कौन सा? बिफोर टैक्स, अभी टैक्स नहीं दिया है. एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बताएंगे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एट द टॉप यू हैव रिटन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट नेट प्रॉफिट इज नॉट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है. ऑपरेटिंग वर्ड बना ऑपरेशन से, और ऑपरेशन का मतलब होता है वर्क. और हमारे बिजनेस का वर्क क्या होता है? किसी भी सामान को बनाकर उसे मार्केट में सेल आउट करना. इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स एंड आफ्टर इट यू आर सेलिंग द गुड्स इन द मार्केट, तो दिस इज़ योर ऑपरेशन माय डियर स्टूडेंट. यही तो आपका ऑपरेशन है, यही तो आपका काम है. और इसके अलावा अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड तो है बट आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसे नॉन ऑपरेटिंग कहेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. 11वीं क्लास में आपने किए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधे तौर पे फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं. इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है. बट माय डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम इन द पी&ल अकाउंट. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और वहाँ पर कुछ खर्चे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ खर्चे नॉन ऑपरेटिंग हो जाते हैं. लाइक लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, मशीन बेची और लॉस हो गया. माय डियर स्टूडेंट, मशीन इज़ अ फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट बेचना आपका बिजनेस का काम नहीं है. लेकिन आपने उसे बेचा और नुकसान हुआ, और उस नुकसान को आपने प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में लिख दिया. तो अब इससे जो प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट, डेफिनेटली वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा. इसीलिए आप एट द टॉप लिख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट नेट प्रॉफिट इज़ नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करें माय डियर स्टूडेंट? अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं. तो नॉन ऑपरेटिंग हटा दीजिए. नॉन ऑपरेटिंग कैसे हटेंगे? यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन कैश को भी हटाना है बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी कोई जगह नहीं है, और नॉन ऑपरेटिंग को भी हटाना है. अब नॉन ऑपरेटिंग कैसे हटेंगे माय डियर स्टूडेंट? अगर हमें प्रॉफिट निकाला है तो प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? इनकम को ऐड करा, खर्चों को माइनस कर दिया. तो अब आप क्या करेंगे? आपने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनकम को ऐड करा और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों खर्चों को माइनस करा. आप एक काम कर दीजिए, जो भी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, अच्छी बात है कि बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो चल रहे हैं, बट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें हैं आपने, तो उन्हें प्लस कर दीजिए दोबारा से. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने पड़ेंगे. तो आपको ऐड करना पड़ेगा
आइटम्स ये ऐड करने पड़ेंगे जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, लाइक डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइजेशन। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जो कि आपको ऐड करने पड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। लाइक दिस आपको लेस करना पड़ेगा इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। तो अब पहले हम करते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम ऑल्सो, इससे कैश का फ्लो भी नहीं होता। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, बट टेंजिबल फिक्स एसेट। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या था, इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इज अ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ ना करके अमोर्टाइजेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। इसका मतलब भी डिक्रीमेंट ऑफ द इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। थर्ड नंबर पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, बिकॉज इसका ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर आप पेड कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग है। राइटिंग ऑफ अंडर राइटर्स और कमीशंस एंड इशू एक्सपेंसेस, इशू शेयर एक्सपेंसेस। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, अंडर राइटर्स को पैसा दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, शेयर्स के एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो बिना इशू करें, तो ये हमारे बिजनेस का काम नहीं। बिजनेस का काम है कोई भी सामान बनाकर उसे बेचना, दिस इज़ द वर्क ऑफ द बिजनेस। उससे रिलेटेड कोई भी हमारा आइटम नहीं है, तो इसलिए ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता चल नहीं, बट जब क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हमें नॉन ऑपरेटिंग समझनी पड़ेंगी। तो हमने इनको ऐड कर दिया। लेस क्या करेंगे, इनकम्स। कौन कौन सी इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम, आपने इंटरेस्ट कमाया है तो माय डियर स्टूडेंट वो तो आपका बिजनेस का काम ही नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड इनकम, आपने डिविडेंड कमा लिया, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उससे डिविडेंड आ गया, आपके बिजनेस का काम ही नहीं है, दिस इज़ नॉन ऑपरेटिंग। रेंटल इनकम, कहीं से रेंट मिल गया, ठीक है। गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, गेन हो गया। एंड डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो गए, तो ये प्रॉफिट लॉस की बाई साइड बात है, 11th क्लास में हमने सीखा था। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने प्लस कर दी होंगी नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो अब उसे माइनस कर दीजिए, तो उनके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो अब आप, सबसे पहले हमने ए पॉइंट करा नेट प्रॉफिट, बी पॉइंट करा एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सी 3 पॉइंट हो गए। और डी पॉइंट में हमने यहाँ लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और कैसे निकाला, ए प्लस बी माइनस सी, ए और बी को ऐड कर दीजिए और सी जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी उसे माइनस कर दीजिए, देन यू कैन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप माय डियर स्टूडेंट कहाँ तक पहुँच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर आप अगर बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँच गए, बट हमने एक वर्ड का यूज़ करा है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। Before working capital changes, yes, you know very well about the formula of the working capital. The working capital formula is current asset minus current liability. तो अब यहाँ पर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का वर्क करेंगे, बिकॉज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी इज अ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। लाइक आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक इज अ करंट एसेट्स, और आपने पैसे नहीं दिए, आपने कहा बाद में दे देंगे, तो आप किसको देंगे, क्रेडिटर्स को। तो जो भी आप ये वर्क कर रहे हैं ये मेरे बिजनेस का ऑपरेशन है, रॉ मटेरियल खरीदना और पैसा बाद में हम देना, उससे क्या जनरेट हो रहे हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और यहाँ पर हमसे कहा जाता है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ के लिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दो बातें हम ऐड करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट, सपोज माय डियर स्टूडेंट डेटर इज अ करंट एसेट, वो डिक्रीज हो रहे हैं, पिछले साल 50,000 के थे अब 10,000 के हो गए। अगर डेटर 40,000 रुपये डिक्रीज हुए तो क्यों, बिकॉज डेटर का पैसा रिकवर हो गया होगा, पैसा आ गया, तो डिक्रीज इन करंट एसेट से पैसा आता है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी सपोज क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले 10,000 के थे अब 50,000 के हो गए, तो 40,000 के इंक्रीज हुए तो क्यों हुए, क्योंकि मैंने और उधार पैसा ले लिया होगा उनसे, तो पैसा आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इससे पैसा आएगा, इसलिए हम ये ऐड करेंगे। और इसके अपोजिट बिल्कुल इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे, बिकॉज इसकी वजह से पैसा जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को अब सॉल्व कर दें कि ई पॉइंट निकालें कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन, डी पॉइंट हमने निकाला था, ई पॉइंट प्लस करें और एफ पॉइंट माइनस कर दें, तो हमारा निकलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन। अब माय डियर स्टूडेंट केवल इनकम टैक्स को माइनस करना है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है कि सपोज कहीं फ्लड, कहीं अर्थक्वेक आ गया, वहाँ आपको पैसे देने पड़ गए हेल्प के लिए, तो दिस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। या पैसे रिसीव हो गए आपको, तो दिस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अगर आपको रिसीव हो रहा है, पेड हो रहा है, तो आप उसे एडजस्टमेंट अगर आप कर देंगे तो अब आप फाइनली निकाल पाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बहुत सिंपल है, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से। माय डियर स्टूडेंट, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी only fixed asset will come, only fixed, and investment should be long term investment, not short term investment. This is the important thing. But dear student, अगर सपोज आपने मशीन खरीदी है, इफ़ यू आर परचेजिंग अ मशीनरी, तो मशीन आपने खरीदी तो मशीन से क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे सामान, और इसके बाद उसको उससे आप पैसा कमाएंगे मार्केट में सेल आउट करके प्रोडक्ट्स को। तो जो भी हम फिक्स एसेट खरीदते हैं वो हमारा एक लाइक इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम उस यहाँ पर कोई सीक्वेंस को लर्न नहीं करना है। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, खरीदेंगे पैसा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा। चेक कर लेते हैं। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब रिसीव्ड हुआ फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेची, पैसा आया, प्लस कर दो। प्रोसीड्स ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर दे आर सेइंग इन द ब्रैकेट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उससे प्रोसीड्स हो रहा है, प्लस कर दो। आगे कहते हैं इंक्लूड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट बेच के पैसा आया, लाइक गुडविल, तो आप उसे प्लस कर दीजिए। और देखते हैं और क्या है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो आपने इन्वेस्ट कर रखा पैसा, उस पर ही इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है, प्लस कर दीजिए। रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है, प्लस कर दीजिए। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीदी है, पेमेंट करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस के लिए आप देखेंगे ब्रैकेट का साइन लगाया है। नेक्स्ट इज अ पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करें बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पैसा माइनस करेंगे क्योंकि पैसा जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज अ पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, तो पैसा जाएगा हमारे पास से, माइनस होना चाहिए, बिकॉज गुडविल इज ऑल्सो अ फिक्स एसेट। आगे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, डेट इज जैसे एग्जाम्पल हो गया इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर। फायर के अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस कराया था, उस पर क्लेम हमें रिसीव्ड हो रहा है, या हम रिसीव्ड होगा तो हम पैसा आएगा, डेफिनेटली हम उसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा है अगर हम इनको प्लस माइनस कर देंगे तो फाइनली हम अपना आंसर निकाल पाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आते हैं थर्ड एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ऑनर फंड और बोरोड फंड, बस इतनी सी बात है। ऑनर फंड आप लोगे, पैसा आएगा, बोरोड फंड लोगे, पैसा आएगा। पेमेंट करोगे ऑनर फंड और बोरोड फंड का, पैसा जाएगा। तो प्लस और माइनस करना है, सीक्वेंस को हमें कोई लर्न नहीं करना है इसमें। प्रोसीड्स का मतलब मिल गया फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, पैसा आएगा। प्रोसीड्स मिल रहा है फ्रॉम लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स, पैसा आएगा। और आगे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इससे ही पैसा आ रहा है। आगे कहते हैं पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की पेड कर रहे हो, डिविडेंड किसको पे दोगे? डिवेंचर शेयर्स होल्डर को, जो डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड दे दिया, बीच में कोई डिविडेंड दे दिया अपने डिवेंचर शेयर्स होल्डर को, पैसा जाएगा हमारे पास से, माइनस होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को आप इंटरेस्ट पेड करेंगे, पैसा जाएगा हमारे पास से। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट हैं, या तो हम ऑनर फंड कह दें या बोरोड फंड कह दें, उसके पार्ट बनते हैं सारे। नेक्स्ट इज अ रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ रिडम्पशन, रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर का रीपेमेंट कर रहे हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ पर पेमेंट ऑफ शेयर्स इशू एक्सपेंसेस ऑफ अंडरराइटर कमीशन, जो हमने शेयर इशू करे हैं उस पर जो अंडरराइटर्स को कमीशन दिया है उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट बन जाते हैं जो हमारे कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में जाके खुद खरीद लिए, तो दिस इज बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके लिए आप इसे माइनस करेंगे, पेमेंट करेंगे तो। और अब जो फाइनल हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस करके, वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब तीनों एक्टिविटी का आंसर आ जाए तो उससे जो भी आंसर हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप प्लस करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ आएंगी? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये सब चीज़ें हाईली लिक्विड है, ये तुरंत ही कैश में लिक्विड कैश में कन्वर्ट होने की ताकत रखती हैं। और क्लोजिंग इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मेट है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप you understood this format. So thank you very much and God bless you, my dear students.